हेलो फ्रेंड्स, रीट की संपूर्ण तैयारी के लिए हम निरंतर वीडियोस बना रहे हैं। आज सेकंड पार्ट डाल रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी, लक्ष्य और सिखवाल जो कि सबसे महत्वपूर्ण बुक्स मानी जाती है, उनके सभी टॉपिक्स वाइज कवर किए गए। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। हम यह सारे टॉपिक कवर करने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे अतीत जो बुक्स चलती है सिक्स्थ में, उसके बारे में। ऋग्वेद कालीन 3 प्रमुख देवता। देखिए, ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम। याद रखिए आप, अग्नि, इंद्र और सोम को देवता माना जाता था। ये क्वेश्चन आ रखा है सीटेट एग्जाम में, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। सारे क्वेश्चन बुक से लाइन टू लाइन उठाए गए हैं और आप जब ये वीडियो देखते हो पूरा, तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? देखिए, ये प्राक संस्कृत यानी कि जो प्राचीन संस्कृत थी उसमें और वैदिक संस्कृत थी उसमें, इन दोनों में लिखा गया है ऋग्वेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन पांडुलिपियाँ जो थी प्रमुख किस वृक्ष की साल से लिखी जाती थी? देखिए, ये एक वृक्ष का नाम है भुर्ज। क्या नाम है? भुर्ज। इस वृक्ष की छाल से क्या लिखी जाती थी? पांडुलिपियाँ। ठीक है ना, प्राचीन समय में पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। ठीक है, वृक्षों की साल जो छाल होती थी उस पर लिखी जाती थी। ठीक है। हाँ, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए। यहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक एक बुक के चैप्टर में से, लाइन में से उठाए हुए हैं, जो कि आपकी तैयारी में बिल्कुल कारगर साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर ने किस व्यक्ति को अपना राजदूत बनाया था? तो देखिए, मेगास्थनीज को बनाया था। और आपको पता है मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6, वह प्रथम मौर्य शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाए थे? तो अशोक। अशोक के जो 13 अभिलेख थे वो प्रमुख थे, जिन पे अलग अलग संदेश लिखे हुए थे। आप जानते हो कलिंग युद्ध का भी वर्णन था इसमें। तो ये सभी आप पढ़िए। देखो, हम सभी 6th क्लास के अभी सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं रीट के लिए। उसके बाद 7th को लेकर चलेंगे, फिर 8th। ऐसे ऐसे आपका लेवल अपग्रेड किया जाएगा और निश्चित रूप से इन वीडियो को देखने पर आपको यहाँ से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्राचीन समय में उत्तर भारत का वाराणसी शहर और दक्षिण भारत का मदुरई शहर, ये देखिए वस्त्र उद्योग के लिए, क्या वाराणसी और मदुरई वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। दोस्तों, रीट से संबंधित प्लेलिस्ट आपको, जिसमें सारे वीडियो, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, तमिल का प्राचीनतम साहित्य। देखिए, तमिल का जो प्राचीनतम साहित्य है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। आगे चलते हैं। जातक ग्रंथों का संबंध, बुद्ध धर्म जो है, बुद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो जातक होते हैं। जातक, क्या है इसका नाम? जातक। तो आपको याद रखना है। प्राचीन भारत का वह नगर जो मूर्तिकला के लिए बेहतरीन केंद्र, मथुरा मूर्तिकला के लिए बहुत ही बेहतरीन केंद्र था। तो ये आपका जो पार्ट था वो हिस्ट्री का पार्ट था। और अब हम बात करते हैं जियोग्राफी के पार्ट से। दोस्तों, जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो ज़रूर देखिए, क्योंकि हम कंटिन्यूस चला रहे हैं सारी चीज़ों को। तो अगर वो देखते हो तो निश्चित रूप से यहाँ भी आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। फिर देखिए, विश्व का वह महाद्वीप जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, देखिए 3 होती है। ऊपर कर्क रेखा होती है, यहाँ पर विषुवत रेखा, इधर मकर रेखा, तीनों से गुजरने वाला तो जो उत्तरी अमेरिका है वो तीनों से गुजरता है। एकमात्र महाद्वीप जो तीनों रेखाओं से होकर गुजरता है। फिर देखिए आप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक संक्रय स्थल से जुड़े हैं। पनामा जो नहर है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में क्या है? पनामा नहर, इसके द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के कौन से 2 शोध संस्थान? देखिए, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, ये आपके भारत के शोध संस्थान है जो भी निरंतर वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ये कहाँ है? अंटार्कटिका, जो कि पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर हमारे भारत के शोध संस्थान हैं। जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग लवणीय है? देखिए, आप जानते हो पृथ्वी का लगभग 66.66 यानी कि 2/3 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है, परंतु इसमें से लवणीय भाग कितना है? तो केवल 3% भाग ही लवणीय है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
15 की तरफ। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर, सबसे व्यस्ततम विश्व में यदि महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्ततम है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पर्वतों के विभिन्न प्रकार या उत्पत्ति के आधार पर हिमालय तथा आल्प्स जो श्रेणी है उनको वलित पर्वतमाला में गिना जाता है। क्या नाम है? वलित पर्वतमाला के अंतर्गत किसको माना जाता है? हिमालय। हिमालय और आल्प्स को वलित पर्वतमाला की श्रेणी में गिना जाता है। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 17, ज्वालामुखी पर्वत या ज्वालामुखी क्रियाओं से बनने किन्हीं दो पर्वत श्रृंखलाएं। देखिए जो किलिमंजारो है और फ्यूजियामा है। किलिमंजारो की बात करो, देखिए ये जोड़ने का भी आता है तो ध्यान रखिए, अफ्रीका में है किलिमंजारो। तो आप ये अलाउद्दीन खिलजी का एक वैसे भी याद करते ही हो। ठीक है, और दूसरा जापान के है फ्यूजियामा। क्या है? जापान का फ्यूजियामा। तो JF भी याद कर सकते हो। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम कितना देशांतरी विस्तार है? देखिए अगर ये वाला भारत में पूर्व से पश्चिम विस्तार देखा जाए तो ये वाला आपका कितना है? 29 का लगभग विस्तार है। ठीक है ना? हाँ, ये आपके लगभग जो राजस्थान की है वहीं से शुरू होकर और 99 95 ऐसा 95 तो कुछ चलता है, तो आप अंतर निकाल दीजिए 67 से लेकर 95 तक, तो ये लगभग 29 के आसपास आएगा। ठीक है, एक एवरेज आपको अनुमान होना चाहिए। बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमानुसार बताइए। तो सबसे पहले तो देखिए आप 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, याद हो जाएगा। मेरा मित्र रांझा पर छा गया। बस आप ये याद रखोगे तो आपको ट्रिक याद हो जाएगी। देखो, मे से मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, राजस्थान छोड़ दो यहाँ वापस, झारखंड, पर से यहाँ पर हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, हाँ, और झा से हो गया झारखंड, ग से हो गया आपका गुजरात। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, ये र डबल बार काउंट हुआ है। तो मेरा मित्र रांझा पर छा गया। ठीक है, पर इसको देखो, इस क्वेश्चन को आप चलो ये तो याद कर सकते हो, पर आपको इंडिया का जो मैप है वो भी याद होना चाहिए। क्योंकि गुजरात देखिए आप, पश्चिम से पूर्व तो सबसे पहले गुजरात आता है, फिर राजस्थान आता है, फिर MP आता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम सबसे अंतिम में। इधर पश्चिम है और इधर पूर्व है। तो आप यदि चीज़ें याद रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलते हैं आगे। 20वां क्वेश्चन, विशाल हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला का नाम। देखिए जो विशाल हिमालय है उसके सबसे दक्षिण में शिवालिका है। क्या है? शिवालिका। ठीक है, शिवालिका इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा राजस्थान के क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ अच्छे से क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन। देखिए अब राजस्थान की ताम्र सभ्यता के अवकाश कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर, तीनों ही जगह ताम्र सभ्यता मिली थी। कैसी? ताम्र सभ्यता 3 जगह मिली थी, कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। फिर आगे चलते हैं। राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन केंद्र जो कि इस प्रश्न में उल्लेखित किए गए हैं, आपको यह बताना है कि यह स्थल किन जिलों में है। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सोनारी कहाँ पर है? झुंझुनू में है। गणेश्वर कहाँ है? सीकर। ठीक है, कांतली नदी के किनारे। नगर कहाँ है? टोंक में। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। गिलुंड कहाँ है? राजसमंद में। बागोर भीलवाड़ा और सौंधी बीकानेर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी इससे रिलेटेड लास्ट वीडियोस थे प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, उसे देखिए और कैसा लगता है कमेंट जरूर कीजिए। निश्चित रूप से ये आपकी तैयारी में कारगर साबित होगी। आगे चलते हैं। कालीबंगा पुरातत्व की खुदाई। हाँ देखिए, बीबी लाल बीके थापर, बीबी जो लाल है और बीके क्या है? थापर है। ध्यान रखना, बीबी कैसा है? लाल है, और बीके कैसा है? थापर है। ठीक है, हाँ। किस सभ्यता का वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा नामकरण धूलकोट? तो देखिए धूलकोट जो है वो आपके उदयपुर के समीप जो आहड़ है उसे कहा जाता है, और आहड़ का दूसरा नाम आघातपुर भी है। क्या है? आघातपुर।
तो इसको वहाँ क्या कहते हैं, धूलकोट भी कहा जाता है। बैराट के अतिरिक्त राजस्थान की वह कौन सा क्षेत्र जहाँ बुने हुए वस्त्र, देखिए बुने हुए वस्त्र बालाथर, बालाथर कहाँ आया हुआ है, उदयपुर, उदयपुर में बालाथर क्षेत्र में भी क्या मिले, पुरातत्व मिले। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है वह 1 अप्रैल 1937 में क्या किया गया, लागू किया गया। याद रखना आपको। आगे चलिए, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद राजस्थान की प्रथम विधानसभा, देखिए प्रथम विधानसभा का चुनाव जो था वो 1952 में हुआ था। अरावली श्रृंखला, हाँ, गुजरात से दिल्ली तक, देखिए अगर पूरी पूछे तो 692 और राजस्थान में लगभग 550 के आसपास ही है, तो कुल 692 किलोमीटर इसकी रायसीना तक है ना, दिल्ली के रायसीना तक चलती है और गुजरात से ये शुरू होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक के कुछ क्वेश्चन और फिर साइकोलॉजी की बात करेंगे। फिर आप देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय की प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत है, और इन अनुच्छेदों द्वारा सामाजिक न्याय, तो 17 और 18 है, ठीक है, इनके द्वारा सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया, जिसमें 17 नंबर अस्पृश्यता का निवारण है, जो ऊंच नीच भेदभाव के जो केसेस होते हैं वो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए, ये 18 नंबर है। क्या है, 18 नंबर। तो आप जब डेली पढ़ोगे तो आपको सारे आर्टिकल्स के बारे में डेली अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप धीरे धीरे आर्टिकल्स याद करने लग जाओगे। फिर हम चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16, देखिए 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर प्रदान करना, जो भी गवर्नमेंट जॉब और होती है उनमें सबको समान अवसर प्रदान करना। इसके बाद देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 23 लेके चलते हैं आपको और 24 पे लेकर चलते हैं। देखिए 23वां जो है, जो बच्चे हैं उनका जो व्यापार होता है, बच्चों को बेचा जाता है, खरीद फरोख्त किया जाता है, वो निषेध है। और इसमें आपका 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका बाल श्रम अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, जब आप ये कंटिन्यू पढ़ते हो तो आपको सारे आर्टिकल याद होने लगते हैं। फिर आप देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में किस वर्ष का बालक नैतिक भावनाओं का विकास, 5 वर्ष में बच्चों में नैतिक भावनाएं आ जाती है, यानी कि क्या सही है, क्या बड़ा, क्या गलत है, बड़े को कैसे प्रणाम करना है, ये सारी बातें। ठीक है, हाँ, किस अवस्था में प्रमुख गुण समूह का निर्माण करना और दबाव और संघर्ष, ठीक है, स्टेनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष की अवस्था है, तो आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। फिर आप देखिए, हाँ, मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक डिक्सन ने कहा, एरिक्सन का मनो सामाजिक विकास सिद्धांत है। ठीक है, फिर देखिए आप, जो एरिक्सन है, इन्होंने किस अवधि को अहम पहचान बनाम भूमिका संक्रांति काल कहा, तो 12 से 18 का जो किशोरावस्था है उसको कहा गया। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो ब्रिजेज है, उनके अनुसार बालक में सबसे पहले कौन सा गुण डेवलप होता है, उत्तेजना। कौन सा, उत्तेजना। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कोलबर्ग जो है, उन्होंने नैतिक विकास को 5 भागों में बांटा, जिसमें पहला है पूर्व नैतिक, उसके बाद है स्वयं केंद्रित। तो आपको 5 वर्ड याद रखना है। नैतिक विकास का सिद्धांत या फिर विकासात्मक सिद्धांत कहो तो जीन पियाजे विकासात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। जैव परिस्थिति मॉडल में किसी घटक मंडल में निम्नलिखित में से विशेषताएं रहती है, सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक प्रथाएं, देश कानून, संस्कृति प्रथाएं जिनका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है, तो ये बृहत मंडल के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मानसिक विकास के लिए सबसे अच्छी विधि करके सीखिए आप। जब आप करते हैं कोई चीज़ और फिर सीखते हैं तो निश्चित रूप से आप में डेवलपमेंट होता है। और फिर आप देखिए, जो साहचर्यवाद के प्रवर्तक है जॉन लॉक, ये आपको ऐसे कैसे हूबहू याद कर लेने, जॉन लॉक साहचर्यवाद के प्रवर्तक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर कीजिए, और इसी प्रकार आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे।